हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हमारे गेस्ट पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम आ चुके हैं आप सभी के लिए, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको बस यही पढ़ना है और इसी से आपका काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ सकते एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, तो उन्हीं के लिए हम ये लेकर आएँ। आपको बता दें ये हमारा हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है गेस्ट पेपर है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। BPCG 175 हमारा कोड है। तो जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम हैं या जून वाले इस सेशन में जिन जिन के एग्ज़ाम हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान की प्रकृति और अर्थ की विवेचना कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक का आपको बेसिकली उनकी प्रकृति बतानी है, उनका अर्थ बताना है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना होगा जो इसका डेफिनेशन है, उसके बाद डिस्क्राइब करने के बाद देन आपको लिखना है। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में ब्लू पेन से ही काम कीजिए, जेल पेन वगैरह ज़्यादा अवॉइड करें यूज़ करने से। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जो है पॉइंट वाइज लिखें, जैसे इसमें दिया गया है। इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो आंसर्स को। इनफैक्ट आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके लिख भी सकते हो। अब जैसे मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो इनमें क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाओं को समझना होता है। मनोविज्ञान का एक प्राथमिक लक्ष्य उन आंतरिक प्रक्रियाओं को समझना होता है जो विचार, भावनाएं और व्यवहारों को रेखांकित करती हैं। इसमें धारणा, अनुभूति, स्मृति और सीखने का अध्ययन भी शामिल है। हम कोई भी देखो पर्सन होता है, अगर उसका मनोवैज्ञानिक चीज़ समझनी है हमें, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। देखो फिज़िकल तो हम नहीं समझेंगे ना, फिज़िकल जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है, मगर जो मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है वो मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड होता है। मानसिक तौर पर जो भी आपकी प्रक्रिया है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो हमारे विचार, जो भी हम सोचते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे दिल से उठती, कहते हैं ना दिल से ये वाली बात उठ रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सारे इसके पॉइंट हैं, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको प्रोवाइड किया हुआ है। अध्ययन के मुख्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, तो इसमें बायोसाइकोलॉजीज़ होती हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। तो ये सारे इसके जो हैं क्षेत्र होते हैं। फिर व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या आते हैं, उसमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे अपना आंसर्स को फिनिश कर सकते हो। देन हमारे पास आता है दूसरा क्वेश्चन, नैदानिक मनोविज्ञान और स्वास्थ्य मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। आ सकता है, देखिए कई बार इनके क्षेत्र में ही आपस में डिफरेंस आ जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट आता है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि मैम हमारा आंसर या क्वेश्चन, जो हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली था, तो वो मतलब रिलेटेड ही, नाम तो वही था। जैसे हमें अगर नैदानिक पढ़ना है, नैदानिक मनोविज्ञान, तो क्वेश्चन में आप जो आंसर लिखने वाले हो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। उसका एक पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो अपनी वैसे जो हमारी जूम पे क्लासेस होती है, कई बार जो ऑफलाइन हम बैचेस लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। आपको यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ, जो बेसिकली नैदानिक मनोविज्ञान का नाम ही जो यूज़ हुआ है, उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सेम ही आए कि मैम आपने बताया तो अंतर आएगा, अंतर नहीं आया, लेकिन हाँ इसकी डेफिनेशन आ गई, तो आंसर किसी भी टाइप से रिपीटेड हो जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको डिटेल में स्टडी करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भारत में मनोविज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। अब भारत में देखो शुरुआत कैसे हुई मनोविज्ञान की, तो उसको आपको थोड़ा सा बताना है। यहाँ पे 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर NN द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। मतलब बेसिकली प्रयोग जब होगा, जो प्रयोग यूज़ करेंगे, चीज़ें करेंगे प्रैक्टिकली, तभी उसके बाद एनालिसिस होंगी, फिर उसके बाद ही रिज़ल्ट आता है। अब इसमें सेन गुप्ता, इसने प्रायोगिक तरीक़ों से अनुसंधान पर जोर देने के साथ भारत में अकादमिक मनोविज्ञान की शुरुआत को चिन्हित किया। 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। फ्रॉइडियन मनोविश्लेषण के साथ गहराई से जुड़ते हुए और इसे भारतीय संवेदनाओं के अनुरूप ढाला गया।
और इस अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद, तो उसको और बढ़ावा मिला। अब जैसे जैसे देखिए भारत में सामाजिक चीज़ें बदल रही थी, उसी तरीके से आप देख रहे हो इंडिया की गवर्नमेंट भी काफ़ी सक्रिय हो चुकी थी इन सारी स्टडीज़ को लेके। और आप देखोगे कई सारे अलग अलग संस्थानों का जो है स्थापित हुए, और धीरे धीरे करके ये एक पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है। और मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे सिलेबस में भी ये ऐड ऑन हो चुका है, अलग से करियर फील्ड बन चुका था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका एक मानसिक स्वास्थ्य है, जो क्योंकि इसमें तो डिफरेंस बताना है आपको, तो डिफरेंस आप इस तरीके से दोनों को, या तो देखो एक तरीका होता है कि हम एक पॉइंट वाइज यहाँ इस तरफ लिखें लेफ़्ट साइड में, और एक राइट साइड में एक तरफ लिखें, तो उससे भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन 4 है मन शरीर संबंध और इसके स्वास्थ्य एवं बीमारियों पर प्रभावों की चर्चा करें। तो मन शरीर संबंधी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और शारीरिक अवस्थाओं के बीच एक जटिल और गतिशील संबंध को संदर्भित करता है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि मानसिक और भावनात्मक कारक स्वास्थ्य शरीर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत यह संबंध समझने के लिए मूलभूत है कि तनाव, भावनाएं, विचार और व्यवहार सीधे शारीरिक क्रियाओं और समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको रीडिंग ना करते, जैसे हम मान लो हम कोई तनाव में है ना, तो उसका शरीर भी उस तरीके से उसको तनावग्रस्त महसूस होगा, और फिर वो तनाव उसके क्योंकि तनाव तो मानसिक क्रिया है एक तरीके से। अब वो तो अब हम कहेंगे कि शारीरिक क्रिया तो अलग है, शारीरिक अगर चोट लगे तो वो एक अलग मैटर है। तो शारीरिक क्रियाओं को भी प्रभाव पड़ता है मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। उदाहरण के लिए पुराना तनाव और चिंता, उच्च रक्तचाप, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं जैसी शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकती हैं, जबकि खुशी, आराम जैसी सकारात्मक मानसिक स्थिति बेहतर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है। इनफैक्ट प्रतिरक्षा कार्य को भी बढ़ा सकती है। तो अब देखोगे थोड़ा बहुत एक आपको उदाहरण भी देखो देना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लें। देन हमारा 5th क्वेश्चन है स्वास्थ्य में जैव मनोसामाजिक मॉडल और स्वास्थ्य नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए इसके निहितार्थों को व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसको आप डीपली समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैडम इसका मीनिंग क्या है। हम ज़रूर से आपको कोशिश करेंगे आंसर देने की। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ये पूरा दिया गया है, तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप अपना कॉपी वगैरह लेके बैठें। आपके एग्ज़ाम की जो पूरा सिलेबस है ना आपका पूरा ये बुक का, उसकी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाएगी। और इसको पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो आप देख रहे हो ना अभी तक आंसर्स हैं और जो उदाहरण है वो सब इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो जो बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये PDF बाय करना है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप पे आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हमारी टीम आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा सकती हैं कि आपको किस तरीके से अपना एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो अप करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम्स में, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आप इसको देखो एक चीज़ है, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा समझ में आएगा चीज़ें, आप उसको लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके खुद एग्ज़ाम टाइम में वो हेल्प करेगा टू राइट डाउन। इग्नू में अगर आप देखिए पढ़ रहे हैं तो आपका तो अभी BA है, BA में आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ज़्यादातर कोशिश करनी होती है ज़्यादा अच्छे से लिखने की। जितना ज़्यादा अच्छा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स तो अल्टीमेटली मैटर ही करते हैं। संस्कृति और आत्म एक दूसरे को कैसे गढ़ते हैं।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचनात्मक कारक अन्यता के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। विश्व की व्यक्तिवादी और सामूहिक संस्कृतियों के बीच उपलब्धि अभिमुखीकरण की प्रकृति कैसे भिन्न हो सकती है। तो अभिमुखीकरण या व्यक्तिवादी को आपको बताना है और उस तरह की संस्कृतियों को भी बताना है, जैसे कि अमेरिका में, कनाडा की और पश्चिमी यूरोप के कई देशों में है। देन इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामूहिक संस्कृतियों में गर्व और अपराध बोध को साझा संवेग के रूप में क्यों अनुभव किया जाता है। तो बेसिकली इसको आपको समझाना है इस क्वेश्चन को। तो सामूहिक संस्कृतियों में गर्व और अपराध बोध को साझा संवेग के रूप में अनुभव करने के पीछे कई कारण होते हैं। देखिए, यह एक समृद्ध और गहरे सांस्कृतिक प्राणधनता का परिणाम हो सकता है जो व्यक्ति की पहचान और उनके समूह के साथ संबंधित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गर्व और अपराध बोध का साझा संवेग उस समूह की एकता और सहयोग को मजबूत करता है, लेकिन यह भी विभाजन और असमानता की अन्यायपूर्ण प्रणाली को बढ़ा सकता है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताओ तो भाई, जहाँ पर सामूहिक संस्कृतियाँ होती हैं वहाँ पर दोनों ही चीज़ बहुत अलग लेवल पे होती है। एक से फ़ायदा हो सकता है तो दूसरे से बहुत नुकसान। दैन हमारा आता है 12th क्वेश्चन, व्यक्तिवाद और सामूहिकता परस्पर पृथक श्रेणियाँ हैं, क्या आप सहमत हैं। तो ये वाक्य सामूहिक संस्कृतियों और व्यक्तिगत आत्मा के बीच एक विशेष संबंध की व्याख्या करता है। इस विचार में दोनों को पृथक और विभिन्न श्रेणियों में देखा जाता है। जहाँ व्यक्तिवाद केंद्रितता और स्वतंत्रता को उत्कृष्ट मानता है, वहीं सामूहिकता सामूहिक हित को उत्कृष्ट मानता है। लेकिन क्या ये दोनों वास्तव में पूरी तरह से पृथक हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, अगर है तो पहले अब इनकी ना आपको क्या समझना पड़ेगा, इन दोनों की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवाद एक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक धारणा है जो व्यक्तियों के स्वतंत्रता, स्वाधीनता और विकास को महत्व देती हैं। यह विचार व्यक्तियों के विशेषता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ाता है, उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देता है। और दूसरी ओर है सामूहिकता। बेसिकली ये क्या है, एक एकता, सहयोग और संगठनात्मक कार्य की एक महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। यह विचार समाज के सदस्यों के साथ अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करता है और उन्हें समूह के हित में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। इन्हीं के आप उदाहरण करके बता सकते हो दोनों में फ़र्क। दैन हमारा 13 क्वेश्चन है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर पालन पोषण श्रेणियों के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसको भी आप देखो, इसमें ना बहुत है। आपका ये पूरा जो बुक है, जो हमने ये गैस पेपर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे मोस्ट ऑफ आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, क्लियर आपको चैप्टर और उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई ये सामाजिक मन क्रियाओं को बताओ, ये तो आप इजीली उसको समझ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए, क्या किसी अभिवृत्ति को सही या गलत माना जा सकता है। उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो पहले बताने के लिए आपको ये तो बताना है कि भाई अभिवृत्ति क्या होती है। तो अभिवृत्ति को किस तरीके से हम सही या गलत कह सकते हैं और क्या क्या टाइप्स की होती हैं। व्यक्ति भी होती है, नैतिक भी होती हैं और सारे टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत आपको पसंद आता है और आपके अनुसार आपके व्यक्तिगत विकास में
यह किस तरह से योगदान दे सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत विकास अगर होता है तो उसमें क्या क्या चरण शामिल है वो आपको देखो यहाँ लिखाया गया है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है देखिए, और इसको आप स्टॉप कर करके पढ़ सकते हो। आपको ये पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, तो इसी बात पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आगे दोस्तों से भी शेयर कर दो। यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको फ्री में मटेरियल मिल रहा है। और यूट्यूब के माध्यम से देखिए बहुत मुश्किल से हम वीडियो बना पाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का बेसिकली क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आप लोग कमेंट करेंगे और आप लाइक करेंगे तो उससे ज़्यादा क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन जब मिलता है तो भाई अब तो फिर करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हो। वेबसाइट हमारी www.shop.sandridge है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी उसका लिंक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।